हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, इस लेक्चर में मैं आपसे जो लॉ का टेस्ट मैंने आपका लिया था उसके बेटा सॉल्यूशंस में आपसे डिस्कस करूंगा। आप सबका बेटा मैंने टेस्ट पढ़ा, ठीक है। सो आपने टेस्ट किया है, आंसर सबके सही हैं, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बेटा जो प्रॉब्लम मुझे थोड़ी सी आपके टेस्ट में लगी है वो है वे ऑफ प्रेजेंटेशन। लिखना कैसे है आंसर, शुरू कैसे करना है, आंसर को खत्म कैसे करना है। और खास तौर पे बेटा मैं इन क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, इनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंस, वॉइड अग्रीमेंट इलीगल अग्रीमेंट के डिफरेंस, इनकी बात नहीं कर रहा हूं। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। मैं खास तौर पे बेटा डिस्कशन कर रहा हूं आपसे केस लॉस के बारे में। केस लॉस जो आते हैं आपके क्वेश्चन एग्जाम में, उनको आंसर कैसे करना है, शुरू कैसे करना है, खत्म कैसे करना है, आंसर की लेंथ कितनी होनी चाहिए। आप में से बेटा कईयों ने ना 5-5 नंबर का क्वेश्चन एक एक पेज का लिख डाला है बेटा। एक बात क्लियर करो बच्चे, ये आपकी 11th-12th नहीं है या बीकॉम वगैरह नहीं है जहां पर आपको नंबर लेंथ के बेसिस पे मिलने हैं। बेटा नंबर आपको कंटेंट के बेसिस पे मिलने हैं, लेंथ के बेसिस पे नहीं मिलने हैं। तो किसी भी हालत में ना आंसर को बढ़ाने की कोशिश मत करना। अगर आंसर आपका 5 to 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन्स में खत्म होता है ना, वेल एंड गुड। उसे जबरदस्ती एक पेज का, 1.5 पेज का मत बनाना। टाइम भी कंज्यूम होगा और आपके एग्जामिनर पे नेगेटिव इंप्रेशन बेटा पड़ता है। मैं आपको तरीका बताता हूं बेटा, देखो। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बेटा। अ हस्बैंड agreed to pay to his wife a certain amount of money as maintenance every month while he was abroad. Husband failed to pay the promised amount. Wife sued him for recovery of the amount. Decide as per Indian Contract Act 1872 whether suit by wife is maintainable or not. तो बेटा आंसर तो ना आप सबका सही है। आप सब ने लिखा हुआ है कि पार्टीज का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं है। उनके बीच में इट इज ओनली अ सोशल और डोमेस्टिक रिलेशनशिप, एंड सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स आर नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो आंसर तो ऑलमोस्ट सबका एक जैसा ही है। तरीका कैसे लिखना है वो मैं आपको बेटा बता रहा हूं, सुनो। बेटा जब भी आप कोई केस लॉ का आंसर लिखोगे ना, तो बेटा स्टार्टिंग आपकी क्या होनी चाहिए, स्टार्टिंग आपकी कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले इस रिस्पेक्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहता है, आप वो बताओगे। जैसे देखो कैसे लिखूंगा मैं आंसर, मेरे साथ साथ लिखना बेटा। मैं लिखूंगा एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉमा, intention of the parties, intention of the parties must be to create legal relationship. Intention of the parties must be to create legal relationship. ठीक है, लिखो बेटा सब साथ साथ। सबसे पहले तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहता है आपको वो बताना है। तो इंटेंशन ऑफ द पार्टीज मस्ट बी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। एनी सोशल और डोमेस्टिक रिलेशनशिप इज नॉट enforceable, is not enforceable in
कोर्ट ऑफ लॉ। तो एनी सोशल और डोमेस्टिक रिलेशनशिप इज नॉट एनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। और बेटा अगर सुनो सुनो सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बेटा इस केस से रिलेटेड कोई केस लॉ है तो बेटा केस लॉ कोट करना है आपको। उतना अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पे पड़ता है। और आपको पता है कौन सा केस लॉ रिलेटेड है बेटा? बाल्फर वर्सेस बाल्फर। मेरे ख्याल से सबने ये केस लॉ कोट नहीं किया है। तो एनी सोशल और डोमेस्टिक रिलेशनशिप इज नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज वॉज हेल्ड इन फेमस केस, as was held in famous case of बाल्फर वर्सेस बाल्फर। बेटा यही कुछ चीजें हैं जो आपके एग्जामिनर के ऊपर ना अच्छा इंप्रेशन डालेंगी बेटा। as was held in famous case of बाल्फर वर्सेस बाल्फर, ये जरूर कोट करना है बेटा केस लॉ। आप सब में से मेरे ख्याल से बहुत कम ने कोट किया है बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस। ठीक है, तो मैंने अभी बताओ सिर्फ क्या लिखा है। क्वेश्चन पे तो मैं अभी आया भी नहीं, मैंने तो अभी सिर्फ ये लिखा है क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस रिस्पेक्ट में कहता क्या है। अब मैं आऊंगा क्वेश्चन पे, अब मैं लिखूंगा अगले पैराग्राफ में, इन द गिवन केस, इन द गिवन केस हस्बैंड एंड वाइफ never intended to create. In the given case, husband and wife never intended to create legal relationship. उनका कोई इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं था. इट वॉज merely a social oblique domestic relationship. It was merely a social oblique domestic relationship. ठीक है, और लास्ट में आंसर लिखो, hence suit by wife is not maintainable. Hence suit बाय वाइफ इज नॉट मेंटेनेबल. बेटा ऐसा कुछ नहीं लिखना है. जो मैंने, बेटा कुछ बातें ऐसी होती है ना जो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताई होती हैं, जैसे स्टैम्प पेपर पे साइन नहीं करा, रजिस्टर नहीं करा, ये सब नहीं लिखना है कि उन्होंने स्टैम्प पेपर पे साइन नहीं करा, राइटिंग में नहीं करा, रजिस्टर नहीं करवाया, विटनेस के साइन नहीं करवाए, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है. बेटा किसी ने लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा था, शायद दीपांशु ने लिखा हुआ है, किसी ने लिखा हुआ है. तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है. देखो बेटा मैंने टू द पॉइंट लिखा है. और एक बात अगर आप नोटिस करोगे ना बेटा, मैंने इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स बनाए हैं. ये है बेटा इंट्रोडक्शन आपके केस लॉ की, आपके क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है वो बताया है. फिर ये मैंने क्वेश्चन में जो केस दे रखा था उसके बारे में लिखा है. और लास्ट में बेटा मैंने वो आंसर किया है जो उन्होंने पूछा था, क्या सूट बाय वाइफ इज मेंटेनेबल और नॉट. लो, ये 3 पार्ट हैं बेटा जिस तरीके से आपको क्वेश्चन अपना क्या करना है, आंसर करना है. समझ आया बेटा तरीका? बिल्कुल बेटा टू द पॉइंट, कोई खींचना नहीं आंसर को. लेकिन हाँ, इतना भी छोटा नहीं लिखना है. मेरे ख्याल से किसी ने शायद 4-4 5-5 लाइंस में ही क्वेश्चन को खत्म करा हुआ है. टू द पॉइंट. वो बेटा बहुत ज्यादा छोटा हो गया. नहीं, इतना भी छोटा मत करो कि मेन बातें इग्नोर कर दो, और इतना भी बड़ा मत करना कि उसे जबरदस्ती बेटा खींचते जाओ. ठीक है, तो तरीका क्लियर हुआ. हर केस लॉ के 3 पार्ट्स बनाने हैं बेटा. पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन में जो केस दे रखा है उसके बारे में लिखो. पूरा नहीं लिखना है वो आपको,
थोड़ा सा बस, और फिर तीसरा आप आंसर लिखो जो उन्होंने पूछा है। आ जाओ, एक और तरीका आपको बताता हूं, सुनो। आओ अगले पे, देखो फिर से कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अ कुली इन यूनिफॉर्म picks up the luggage of R to be carried out of railway station without being asked by R, and R allows him to do so. Examine whether Kuli is entitled to receive money from R. अच्छा, अब बेटा ये भी आपको पता है कौन सा केस है ये, बेटा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का केस है ना। तो बेटा सबसे पहले क्या लिखना होता है अपने आप बताओ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है। तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं लिखो, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 implied contracts are those which are assumed from the, बताओ, which are assumed from the conduct of parties, which are assumed from conduct of parties। तो ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहता है, टू द पॉइंट लिखा है, कुछ खींचा नहीं है बेटा मैंने। जबरदस्ती आंसर को क्यों खींचते हो। अब सेकंड केस, अब आओ क्वेश्चन क्या कहता है। अब आप लिखोगे इन द गिवन केस, इन द गिवन केस देयर इज एन implied contract, there is an implied contract between, कौन कौन सी दो पार्टीज हैं बेटा, बिटवीन आर एंड कुली, बिटवीन आर एंड कुली, देयर इज एन implied contract between आर एंड कुली। ठीक है, फिर अब आओ, पूछा क्या था, एग्जामिन वेदर कुली इज एंटाइटल टू रिसीव मनी फ्रॉम आर और नॉट। तो सुनो, अब आता है आंसर जो उन्होंने पूछा, क्या कुली आर से पैसा रिकवर कर सकता है। तो आप लिखोगे यस, कुली कैन रिकवर मनी फ्रॉम आर। इनफैक्ट ना यस की जगह देयरफॉर लिखना, देयरफॉर कुली कैन रिकवर मनी फ्रॉम आर। लो बेटा, क्वेश्चन खत्म आपका, टू द पॉइंट। आप इतना लिख दोगे ना बेटा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्वेश्चन में, एग्जामिनर को वहीं से पता चल जाएगा कि आपको नॉलेज है। तो मुझे जबरदस्ती ना खींचना नहीं है क्वेश्चन, जितना है उतना लिखना है मुझे। आया तरीका। आ जाओ बेटा एक और देखो, A promises to sell his plot to B for rupees 10 lakh cash down, but B pays only 2 lakh 50,000 as earnest money and promises to pay the balance on next Sunday. On the other hand, A gives the possession of plot to B and promises to execute sale deed on receipt of whole amount. State the nature of the contract in the given situation. तो आंसर फिर से काफियों का सही था बेटा। यहां पर सुनो, कौन सा केस है बेटा ये, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट ना, प्रॉमिस इज आउटस्टैंडिंग, परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ बोथ पार्टीज। तो आप पहले लिखोगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, आप लिखोगे एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट
is a contract in which performance in which performance is outstanding on part of both parties. Performance is outstanding on part of both parties. तो ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है। मेरे ख्याल से आप में से किसी ने ना एग्जीक्यूटरी भी समझा दिया है, यूनिलेटरल भी समझा दिया है, बायलेटरल भी समझा दिया। क्यों बेटा, क्यों समझाया एग्जीक्यूटरी यूनिलेटरल, क्यों समझा रहे हो? सीधे कम टू द पॉइंट ना। केस किस चीज का है? बायलेटरल का है, तो मैं यूनिलेटरल वगैरह के बारे में क्यों लिखूं बेटा? मुझे पर्पस बताओ। हम सिर्फ आंसर को खींचना थोड़ी ना है, तो हम सिर्फ किसके बारे में लिखेंगे? बायलेटरल। अच्छा, अब आता हूं केस में। इन द गिवन केस, देखो हुआ क्या है। इन द गिवन केस A promises to sell his plot to B for 10 lakh but B pays 2,50,000। तो B ने 10 लाख देने थे, सिर्फ 2,50,000 दिए हैं। A ने पोजेशन दिया है, ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं करी है। तो यहां पर आप लिखोगे इन द अबव, इन द गिवन केस B has only paid rupees 2,50,000 to A, and A has only given possession to B. A has only given possession to B। बात समझ आई? ठीक है। Therefore it is a bilateral contract between A and B, since neither party has fulfilled his promise, since neither party has performed his obligation, since neither party has performed his obligation। लो बेटा, बिल्कुल बेटा आंसर्स में टू द पॉइंट लिख रहा हूं, कुछ नहीं खींच रहा हूं बेटा जबरदस्ती। जितना पूछा जाएगा बेटा मैं उतना लिखूंगा बस। ठीक है, तो 3 पार्ट्स करा रहा हूं हर क्वेश्चन के। पहला, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा पूछा क्या है। आओ बेटा एक और, चलो ये बताना। G sent his servant L to trace his missing nephew. He then announced that anybody who traced his nephew would be entitled to a certain reward. L traced the boy in ignorance of this announcement. Subsequently, when he came to know of the reward, he claimed it. Decide with reference to Indian Contract Act 1872 whether contention of L is valid। चलो बेटा, आओ मैं आपको तरीका बताता हूं इसे कैसे लिखना है। आप सुनो बेटा, ये वाला केस हमारा कौन सा है? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। तो लॉ क्या कहता है? आ जाओ बेटा, लॉ कहता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऑफर
must be, offer must be communicated to offeree. ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। और क्या कहता है बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? एक्सेप्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर, इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर इज नो एक्सेप्टेंस। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये लिख दी ना बेटा पूरे नंबर जेब में है आपके। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर इज नो एक्सेप्टेंस। और बेटा अगर आपको याद हो तो इस पे बेटा एक फेमस केस भी था, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। तो आप लिखोगे एज वॉज हेल्ड, इसी का आगे कंटिन्यूशन है बेटा, एज वॉज हेल्ड इन केस ऑफ लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। बेटा दो बातें अगर मैं लिख दूंगा ना इस वाले आंसर में, एक तो जो ऊपर लाइन हमने लिखी है और एक केस लॉ का नाम, तो बेटा नंबर कोई रोकेगा नहीं, आपके रोक सकता ही नहीं कोई आपके। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इन द गिवन केस, आ जाओ बेटा, केस में क्या हुआ था जरा देखना। जी सेंट हिज सर्वेंट एल टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू। तो अब केस में हुआ क्या था, इन द गिवन केस जी सेंट हिज नेफ हिज सर्वेंट, क्या था यार, जी सेंट हिज सर्वेंट एल टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू। जी सेंट हिज सर्वेंट एल टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू, मिसिंग नेफ्यू। ठीक है, फिर लिखना एल हैड नो नॉलेज, एल हैड नो नॉलेज अबाउट ऑफर गिवन बाय जी, therefore therefore L cannot give acceptance, L cannot give acceptance without having, without having knowledge of offer। तो एल एक्सेप्टेंस बेटे तब तक नहीं दे सकता जब तक उसे ऑफर की क्या ना हो, नॉलेज। तो ये लिख दिए मैंने चार लाइनें केस के बारे में। अब आ जाओ, पूछा क्या था, subsequently when he came to know of the reward he claimed it whether contention of L is valid। तो अब हम आंसर लिखेंगे, लिखो hence we can say that contention of L is not valid since no binding contract, since no binding contract since no binding contract is entered between G and L।
बिटवीन जी एंड एल। लो बेटा, क्वेश्चन को बेटा 3 पार्ट्स में हमने आंसर किया है, टू द पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास बेटा। ठीक है बच्चे, आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन हमारा बेटा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। देखो, ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी बाय पोस्ट, ये पोस्ट है आपका, टू सेल हिज हाउस फॉर 50 लाख and letter containing the offer is posted on 10th March. Letter reaches on 12th March, but he reads on 15th March. On which date the offer is said to be communicated? तो बेटा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर के रिलेशन में आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑफर is said to be communicated, offer is said to be communicated when it comes to the knowledge, when it comes to the knowledge of ऑफरी। लो बेटा, ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कहता है वो लिख दिया बेटा हमने। अब आते हैं केस पे। इन द गिवन केस, द लेटर ऑफ ऑफर, the letter of offer is read by, देखना एक बार, is read by B on 15 मार्च। बेटा उसने लेटर कब पढ़ा है? 15 मार्च को पढ़ा है ना। is read by B on 15th मार्च। ठीक है, बस फिर आंसर लिखो। therefore the offer is said to be communicated on 15th March. Therefore, the offer is said to be communicated on 15th March. लो बेटा, मेरे ख्याल से बच्चे तरीका क्लियर हुआ। तो बेटा हर केस लॉ जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उसको बेटा 3 पार्ट्स में आप आंसर करोगे। कौन से 3 पार्ट? पहला, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उस रिस्पेक्ट में क्या कहता है। दूसरा, केस जो क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या कहता है। और तीसरा, आप आंसर करोगे जो उसने पूछा है। और बेटा केस लॉस कहीं पर भी हो, आपको केस लॉस कोट जरूर करने हैं बेटा। आंसर को ज्यादा खींचना भी मत, ठीक है, और बहुत छोटा भी मत करना। 3 पार्ट्स में आपको आंसर करना है। ये मत देखना कि 10 मार्क का क्वेश्चन है तो मुझे 2 पेज भरने हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। जितना है उतना ही लिखना है, 2 पेज नहीं भरने हैं आपको। ठीक है बेटा, बाकी 2 क्वेश्चन के आंसर खैर मैं उसमें करवाने वाली कोई बात नहीं है, वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही हैं। अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस और वॉइड अग्रीमेंट और इलीगल अग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट का बीच का डिफरेंस। तो बेटा केस लॉस को कैसे आंसर करना है तरीका क्लियर हुआ मेरे ख्याल से बेटा। नेक्स्ट टेस्ट ऑनवर्ड्स इन कुछ बातों का आप लोग ध्यान रखोगे बेटा। ठीक है बेटा, ऐसे ही ना मैं ट्राई करूंगा कि हर टेस्ट के बाद सॉल्यूशंस पे एक वीडियो मैं बना पाऊं और जो आपकी गलतियां हैं बेटा वो गलतियां मैं आपसे डिस्कस कर पाऊं। ठीक है बेटा, चलो बच्चे, बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।